टूपाई लाइफ में आपका स्वागत है। फॉर द लेटेस्ट अपडेट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु सिंह टूपाई लाइफ पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से रिफाइंड के किसी एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें आज हमारे साथ संजय सर आएंगे। तो चलिए संजय सर से बात करते हैं। नमस्कार संजय सर, टूपाई लाइफ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपनी वार्ता स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम संजय कुमार यादव है और मैं आप सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। जी सर, वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यूपी से बिलोंग करने वाला हूँ। यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी में सर किस शहर से? यूपी में देवरिया। देवरिया से। हाँ। सर यूपी एक ऐसा स्टेट है, मैंने कईयों के मुझसे सुना है कि यूपी किस लिए फेमस है, बट मैं आपके मुंह से जानना चाहूंगा कि एग्जैक्टली आपका जो स्टेट है वो क्यों खास है? यूपी में जो हमारा विश्व का 7वां अजूबा है, मतलब आगरा ताजमहल की बात कर रहे हैं हाँ। आप। तो सर ये तो ठीक है, ताजमहल एक बेंचमार्क है, हिस्टोरिकल प्लेस है, जिसकी वजह से ताजमहल हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो फेमस है। हाँ। बट एक कोई ऐसी चीज जो उस स्टेट को खास बनाती है, मैं वो बहुत जानना चाहूंगा। जैसे हम बुद्ध भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ था वहाँ पे। अच्छा, ये मतलब कुशीनगर में। में। अच्छा, कुशीनगर में जो निर्माण हुआ देवरिया के था। पास है। हाँ, बिल्कुल शांत लगते हैं उसी प्रकार। ठीक है सर, इसी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे। हाँ। और मैं जानना चाहूंगा सर कि आप आज हमें रिफाइनरी की किस यूनिट के बारे में बताएंगे? मैं रिफाइनरी की एचजी यूनिट के बारे में बात करने वाला हूँ। एचजीयू यूनिट। हाँ। ये एचजीयू से सर क्या मतलब है? एचजीयू का मतलब हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट। हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट। हाँ। सर इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं मतलब इसके विषय में जानने से पहले ये जानना चाहूंगा सर, हाइड्रोजन एग्जैक्टली क्या है? हाइड्रोजन एक फ्यूल के रूप में यूज होता है। हाइड्रोजन एक डाई एटॉमियस मॉलिक्यूल से बना होता है। जी। हाँ, ये हमारे पृथ्वी पे जी। मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही पाया जाता है। जैसे किसी के साथ जुड़ा ही रहेगा, या तो किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा है, या फिर वाटर है तो उसमें भी ऑक्सीजन के साथ मतलब जुड़ा है। बॉन्डेड फॉर्म में किसी के साथ है, मुक्त अवस्था में नहीं। मुक्त अवस्था में हमें हाइड्रोजन नहीं मिलता है। सर मैंने कईयों से वार्ता की है जिन्होंने मुझे बताया है कि हाइड्रोजन हमारा कितना महत्वपूर्ण है, बट सबने ये बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ब्लू हाइड्रोजन होता है, पिंक हाइड्रोजन होता है। तो मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो किस काम में इस्तेमाल होता है, हमारा वो क्या है? जैसे कलर जो डिसाइड किया गया है, इसके जो जनरेशन करते हैं जिस प्रोसेस से जी, उसमें हमारा पॉल्यूशन कितना हो रहा है, उसके बेसिस पे हम कलर को कोड करते हैं कि इसका कलर क्या होगा। मतलब हाइड्रोजन को कलर कोड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, पर उसका कोई कलर नहीं होता है। हाइड्रोजन कलरलेस होता है। अच्छा, हाइड्रोजन कलरलेस होता है, टॉक्सिक भी नहीं होता है जी, ऑर्डरलेस भी होता है जी। हाँ, ये अच्छा, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। हाँ। तो सर हाइड्रोजन जो है वो हमारी किस यूज में आ रही है, उसका क्या इस्तेमाल है जिसकी वजह से हमें हाइड्रोजन बनानी पड़ रही है? हाइड्रोजन तो रिफाइनरी की बात करें तो रिफाइनरी में जो है डिसल्फराइजेशन करना है, सल्फर को रिमूव करना जी। और जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन है जो सेचुरेटेड नहीं है जी, उसको सेचुरेट करना है। जैसे ओलिफिन्स हो गए जी, उनको हमको पैराफिन में कन्वर्ट करना है, तो हाइड्रोजन देकर ही किया जा सकता है। अच्छा, मतलब जो हमारा रिफाइनरी में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए या उन प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। किया जाता है। पर सर ये तो रिफाइनरी का पर्पस हो गया, हाँ, रिफाइनरी का पर पर्पस। लोगों का इसमें क्या फायदा हो रहा है? लोगों के लिए हम जो हाइड्रोजन बना रहे हैं वो किस इस्तेमाल में आती है? लोगों के लिए जैसे हम फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन को, फ्यूल के रूप में। और बहुत जगह पे इसका यूज है। जैसे हमारा वेजिटेबल ऑयल को सेचुरेट करना है जी, वहाँ इस खाने के लिए वो लॉन्ग टाइम तक रख अच्छा, सकते हैं। लॉन्ग टाइम उसका जो है लाइफ बढ़ा दिया जाता है। जी। और हमारा हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम में ये भी सही है सर, फ्यूल भी है, सुरक्षा भी है, बढ़िया है। वो सुरक्षा के लिए यूज हो रहा है जी। बाकी हमारा हाइड्रोजन जो यूज हो रहा है वो फ्यूल हो गया जी। और इन सब जगहों पे और भी कई जगह हैं, जैसे कि फार्मिंग वगैरह में भी सर क्या इस्तेमाल होता है? में यूरिया। अच्छा, जो हमारा फर्टिलाइजर है उसमें भी इम्पोर्टेंट है। पहले हम अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया में? अमोनिया। अच्छा, हाँ। मतलब जो हमारा फार्मिंग के जो मतलब फार्मर्स के लिए एग्जैक्टली उपयोगी हो रहा है, हमारा एटॉमिक्स में यूज हो रहा है, किसी जैसे ऑयल से उनकी लाइफ इंक्रीज करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है।
तो हाइड्रोजन जितना महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से आप देख लीजिए, अगर पानी भी पी रहे हैं तो पानी जो है उसमें भी हाइड्रोजन होता ही है। बिना उसके अगर हाइड्रोजन नहीं है तो पानी नहीं है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो इसी बातों को आगे बढ़ाते हुए सर हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली हाइड्रोजन बनता कैसे। जैसा आपने कहा कि वो एक मुक्त अवस्था में नहीं है, बॉन्डेड है, तो हमें हाइड्रोजन मिल कहाँ से रहा है सर? हाइड्रोजन को बनाने का प्रोसेस कई हो सकता है, जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी देकर जी उसको आयन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको सेपरेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम आयन फॉर्म मतलब सेपरेट कर लेते हैं, वोल्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी देके। ओके, यदि उस हाइड्रोजन को सेपरेट करने में हमारा जैसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लग रहा है जी, तो उस एनर्जी को ही हम ग्रीन एनर्जी बोल देंगे। मतलब वो अगर उससे यूज हो रहा है तो उसे हम ग्रीन, मतलब आपका हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी अगर वहाँ यूज हो रही है तो जैसे हमारी सोलर एनर्जी हो गई जी, विंड एनर्जी हो गई जी। ओके, और हमारे रिफाइनरी के लिए भी अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जैसे सर? जैसे हल्डरटॉप जी, वो रिफार्मिंग प्रोसेस है। हल्डरटॉप एक रिफॉर्मिंग रिफार्मिंग प्रोसेस है जी, उसके थ्रू भी हम हाइड्रोजन का जनरेशन करते हैं। मेनली रिफाइनरी में जो है जी, हम रिफार्मिंग के थ्रू ही हाइड्रोजन का जनरेशन करते हैं। रिफॉर्मिंग, तो ये मतलब एक आपने सर इलेक्ट्रोलाइसिस बताया जिसमें आप कह रहे हैं कि वो हमारा ग्रीन एनर्जी यानी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है। हम हाइड्रोजन को एनर्जी कह सकते हैं ना सर? हाइड्रोजन एज ए फ्यूल है जी हाँ, तो उसे हम एनर्जी कह सकते हैं। तो वहां से तो सर ग्रीन हो गया, तो जो आप कह रहे हैं रिफॉर्मिंग प्रोसेस जो हमारी रिफाइनरी में यूज हो रही है, तो वो कौन सी हाइड्रोजन हुई सर? वो उसको हम ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं, क्योंकि उसके प्रोडक्शन के दौरान जी जो है कि CO2 जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन एक्स्ट्रा गैसें निकलती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेट करती हैं। हमारा ओजोन है जी, उसका क्षरण करती हैं। ओके, मतलब ग्रे हाइड्रोजन हमारी वो है जिसकी वजह से हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। और सर ब्लू हाइड्रोजन क्या है? ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है कि जो हमारा कार्बन का प्रोडक्शन है जी, वो कम हो जाता है, क्योंकि उससे जो कार्बन हम सेपरेट करते हैं, जो प्रोसेस के दौरान कार्बन को सेपरेट करते हैं उसको हम CO2 को स्टोर कर लेते हैं। मतलब CO2 को स्टोर, तो सर वो CO2 का क्या यूज करते हैं? उस CO2 का यूज हम यूरिया बनाने में करते हैं। अच्छा, यूरिया बनाने में हमारे पास अगर अमोनिया है जी और CO2 जी, तो हम अमोनिया रिएक्टर में यूरिया रिएक्टर में भेजकर उससे यूरिया प्राप्त कर लेते हैं यूनिट में, यूरिया यूनिट जो है। तो इट मीन सर अगर हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं से अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एग्जैक्टली हाइड्रोजन और CO2 हम कहीं भी इस्तेमाल करें वो हमारे लाइफ में बेनिफिट ही दे रहा है। बट CO2 को अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है सर, तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सर दिलचस्पी बढ़ रही है मेरी कि मैं जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली रिफाइनरी में हाइड्रोजन जो आप रिफॉर्मिंग प्रोसेस से बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं। तो जो सर आपकी जो एचजीयू यूनिट आपने बताई है वो कितने सेक्शन में डिवाइडेड है? एचजीयू यूनिट को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से सर? जैसे हमारा PDS है जी, FDS है जी, रिफॉर्मिंग है, फिर CO कन्वर्जन या शिफ्ट कन्वर्जन जी, फिर PSA सेक्शन। PSA, ये 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया। तो ये सर जो रिफॉर्मिंग है ये किस चीज, मतलब इसका नाम रिफॉर्मिंग क्यों कहा गया है इस पूरी प्रोसेस को? क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, स्टीम को का यूज करके जी, जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उसको रिफॉर्म करके हम हाइड्रोजन को तैयार कर रहे हैं। मतलब स्टीम रिफॉर्मिंग होती है, स्टीम और हाइड्रोकार्बन की रिफॉर्मिंग करके हम हाइड्रोजन को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, हाइड्रोकार्बन का जो रिफॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन को रिफॉर्म कर रहे हैं जी, उससे कार्बन को अलग कर रहे हैं, हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए इसे रिफॉर्मिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो सर इसमें जैसा आपने कहा कि हम हाइड्रोकार्बन यूज करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्यों यूज नहीं करते? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो है वो कॉस्टली भी पड़ जाएगा, और चूंकि जी, रिफाइनरी है वहाँ हमारा जो है हाइड्रोकार्बन इजीली अवेलेबल है। हाँ ये ठीक है सर, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है तो वहाँ पे हाइड्रोकार्बन होगा ही होगा। मैंने जो हाइड्रोजन जनरेशन के लिए हम NG और नेफ्था का यूज करते हैं। सर NG क्या होता है? नेचुरल गैस। अच्छा, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस और नेफ्था का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें सर जो हम अभी हाइड्रोजन बनाने वाले हैं एनजी यूनिट में, उसमें सर हम NG का इस्तेमाल कर रहे हैं।
नहीं, एनजी जो है हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं हो पाता है, अच्छा इसीलिए हम नेप्था हमारे पास जो होता है कि रिफाइनरी में, मेनली रिफाइनरी में नेप्था इजीली अवेलेबल होता है। अच्छा, नेफ्था हमारा जो है अधिक मात्रा में है। हाँ, इसीलिए हम नेप्था का यूज करके हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो इसमें सर जो आपने बताया कि हम हाइड्रोजन प्रोडक्ट नेफ्था का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, हाँ। तो हम पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं सर, डिटेल में चलेंगे। तो पहला सेक्शन आपने क्या बताया था सर? पीडीएस सेक्शन, पीडीएस, जिसका फुल फॉर्म है प्री डिसल्फ्राइजेशन सेक्शन। प्री डिसल्फ्राइजेशन सेक्शन, इसमें सर क्या होता है? इसमें हम सल्फर को रिमूव करते हैं, क्योंकि जो आगे की रिफार्मिंग प्रोसेस है जी, उसमें जो कैटलिस्ट यूज हो रही है जी सर, उसके लिए ये सल्फर जो है पॉइजन का कार्य करता है, और निकिल जो है सल्फर के लिए हाईली सेंसिटिव है। इट मीन सर जो सल्फर है वो हमारी नेफ्था में आ रही है, जैसा कि आप, तो वो अगर हम नेफ्था से सल्फर को रिमूव नहीं करेंगे तो रिफॉर्मिंग प्रोसेस में सारा कैटलिस्ट खराब हो जाएगा हमारा। कैटलिस्ट खराब हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है सर सल्फर को रिमूव करने वाली, वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से हम जो है सल्फर रिमूव करते हैं? जैसे हमारा फीड पहले आता है जी सर, बैटरी लिमिट, बैटरी लिमिट, वहां से हम एक सर्च ड्रम में स्टोर करते हैं। ये बैटरी लिमिट सर एग्जैक्टली क्या है? बैटरी लिमिट जहां हमारा सारा फीड या जितनी भी यूटिलिटी पॉइंट है वो जी। सब वहीं से इंटर कर रही हैं, और वहीं से जितने प्रोडक्ट हैं जी और भी कंडेंसेट हो गए, वार्म वाटर हो गया, जी, जैसे कूलिंग वाटर भी वहां से इन होती, वार्म वाटर। अच्छा, मतलब एक ऐसी जगह है जहां से हमारा मटेरियल आ रहा है और जो मटेरियल बन रहा है वो जा रहा है। हाँ। अच्छा, वो एक स्टार्टअप पॉइंट है हमारा, जहां से हमारा फीड का यानी रॉ मटेरियल का इनपुट है और प्रोडक्ट का आउटपुट है। तो सर ठीक है, बैटरी लिमिट से हम आते हैं जहां से हमारा नेफ्था आया, फिर हाँ, वहां से हम साइड ड्रम में स्टोर करते हैं। सस्ड्रम में लिया सर, वहाँ जो है एक स्टोरेज वेसल है जी, वो क्या करता है, जो हमारा वाटर या सॉलिड कोई कंटामिनेंट है जी, उसमें बूट दिया रहता है, जी, वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। जी, जब वो, क्योंकि ग्रेविटी बेस पे वो नीचे सेटल होते हैं, डेंसिटी बेस पे जो हैवियर हैं वो नीचे सेटल होते हैं और लाइटर ऊपर रह जाते हैं। तो जो बूट होता है वो नीचे के पार्ट में होता है, जी, इसलिए वहाँ से हम ड्रेन कर लेते हैं, या ऑटोमेटिक ड्रेन होकर ऑटोमेटिक कंट्रोल के थ्रू वो निकल जाता है। और जो फीड है हमारा जी, वो प्योरेस्ट फॉर्म में एक तरह से कर दें कि मॉइस्चर उसमें नहीं रहता रहता है। मतलब जो सस्ड्रम है उसमें हमारा जो है वाटर को रिमूव कर लिया जाता है, और वो एग्जैक्टली हमारा क्या वाटर फ्री हो जाता है, इसीलिए हम उसे सस्ड्रम में डालते हैं। और भी जो सॉलिड कंटामिनेंट हैं उनको भी रिमूव कर लिया। सर मैं जानना चाहूंगा, जो आपने सस्ड्रम बताया उसमें जूता कहाँ पे लगा होता है, या आप कह रहे हैं बूट नीचे लगा होता है? जी, वो नीचे गोल सा लगा होता है, या गोल या जैसे भी वो नीचे ही लगा होता है। अच्छा, मतलब एक वेसल है उसके नीचे हाइट पे रखी गई होती है वेसल अच्छा। को, और उसमें नीचे की साइड में लगा होता है, उसके नीचे साइड में लगा होता है। हाँ। तो उसका सर शेप जो है वो जूते की जैसी ही होता है, या मतलब हम तो कभी सर रिफाइंड गए नहीं है तो? वो सिलेंड्रिकल होती है। अच्छा, सिलेंड्रिकल टाइप में कुछ रहता है। हाँ। ओके, तो फिर फर्दर सर उस सस्ड्रम के बाद हम क्या करते ड्रम हैं? के बाद हम फीड से उस फीड को क्या करते हैं आगे फर्दर, क्योंकि प्रेशर हमको थोड़ा हाई चाहिए। कितना अप्रोक्स? अप्रॉक्स तो 30-35 kg के आसपास चाहिए। 30 to 35 kg प्रेशर चाहिए हाँ। होता है, ठीक। तो उसको हम फीड पंप से फीड करते हैं जी, और उसकी हीटिंग करते हैं। पहले तो हम कुछ हीट एक्सचेंजर के थ्रू, जैसे हमारा प्रोडक्ट आ रहा है जी। वो वार्म होता है, जी, तो उसको हीट एक्सचेंजर के थ्रू गुजारते हैं, और जो हमारा फीड जा रहा है जो कोल्ड है उसको उसी हीट एक्सचेंजर के थ्रू जी, अलग अलग किसी को सेल साइड और किसी को ट्यूब ट्यूब साइड, साइड वो में। तो डिसाइड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। जी, इंटर कराकर और फीड को हीट करते हैं, जी, और इसका टेम्परेचर 280 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है। जी। फर्दर उसके बाद से हमको और टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसके लिए हम फर्नेस का यूज करते हैं। मतलब सर ये मतलब सिर्फ हमें उसमें सल्फर रिमूव करने के लिए सर्ज ड्रम से लेके गए, जो कि हमें वहां पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए, तो हाई प्रेशर के लिए हमने एक पंप यूज करा है, हाई प्रेशर कर लिया। फिर उसे गर्म करने के लिए हमने हीट एक्सचेंजर्स और फर्नेस का यूज किया। और उसका टेम्परेचर हम 370 340 के बीच में, 340 to 370 के बीच में रख लेते हैं जी। फर्दर उसे हम रिएक्टर में भेजते हैं। सर मतलब जो हमारी सल्फर है उसे हम गर्म करके निकाल सकते हैं? गर्म करके नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें रिएक्टर की जरूरत होती है, रिएक्टर की जरूरत, जिसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं। जी। तो जब हम हमारा फीड
हीट हो जाता है जी तो उसको हम फिर रिएक्टर में भेजते हैं जिसमें कोमो कैटलिस्ट प्रेजेंट होती है। जी उसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है जी डीसल्फराइजेशन रिएक्शन जी। और सेचुरेशन रिएक्शन। तो डीसल्फराइजेशन और सेचुरेशन। डीसल्फराइजेशन रिएक्शन जो हाइड्रोकार्बन के साथ सल्फर जुड़ा हुआ है जी वो रिमूव होता है, और सेचुरेशन रिएक्शन जी। जो हमारा सल्फर रिमूव हुआ उसके जगह पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जिससे हमारा हाइड्रोकार्बन है वो सेचुरेट भी हो जाता है जी। और सल्फर भी H2S के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सर जैसे कि आपने बताया था कि जो हाइड्रोजन है हमारा वो डीसल्फराइजेशन या सेचुरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, बट इस प्रोसेस में सर आपने बताया नहीं कि हाइड्रोजन हम मतलब ऐड हो रहा है। हाँ, हाइड्रोजन को पहले ऐड करते हैं तभी तो हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन मतलब इसमें हम ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं तो ये सर मतलब हाइड्रोजन रिएक्टर में ही ऐड की जाती है? नहीं, रिएक्टर में तो क्योंकि ज़्यादा सल्फर नहीं होता है नैप्था में जी, नहीं तो वहाँ पर भी ऐड की जाती, बट हम हीट एक्सचेंजर जो है उसके पहले ही ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे फीड के साथ साथ वो भी गर्म हो उस टेम्परेचर को मेंटेन किए रहे। ओके, मतलब हाइड्रोजन जो है हमारी हीट एक्सचेंजर से पहले या पंप के बाद हम उसमें ऐड कर लेते हैं। हाँ। और उसी को साथ साथ हम गर्म करके फिर रिएक्टर में ले रिएक्टर में जाते लेते हैं। हैं। ठीक, तो सर इसमें जो आपने बताया हमारा डीसल्फराइजेशन और सेचुरेशन प्रोसेस होती है, तो आफ्टर दैट सर क्या करते हैं? उसके बाद से हम इसको कूल करते हैं, फिर वही एक्सचेंजर जो पीछे में एक्सचेंजर होता है उसी के थ्रू पास करता है और कूल होता है जी। फिर हम कूलिंग वाटर के थ्रू भी कूल करके और इसका टेम्परेचर 40 डिग्री के अराउंड लाकर एक सेपरेटिंग ड्रम होता है जी, वहाँ भेज देते हैं। और सेपरेटिंग ड्रम से गैसियस पार्ट जो होता है जी, वो टॉप से निकलता है और उसमें मैक्सिमम पार्ट हाइड्रोजन का होता है जो हम पहले मिक्स किए थे। जी, जी, उसको रिसाइकल गैस कंप्रेसर में भेज देते हैं जी। और जो बॉटम से पार्ट निकलता है जो लिक्विड पार्ट होता है जी, उसको हम फर्दर थोड़ा हीट करके जैसे 115 डिग्री टेम्परेचर तक इंक्रीज करके जी, एक स्ट्रिपर कॉलम में भेज देते हैं। जी, स्ट्रिपर कॉलम में क्या होता है कि जो हमारा जो डिजॉल्व H2S रह गया है, जी। मेथेन, ये सब टॉप से लाइटर पार्ट और बॉटम से हमारा स्वीट नेप्था मिल जाता है एज ए प्रोडक्ट के रूप में। तो इसका मतलब सर जो रिएक्टर से हमारा फीड निकल रहा है उसको हम वापस उन्हीं हीट एक्सचेंजर्स में यूज करते हैं जिसमें हमने मतलब फीड को गर्म करने के लिए इसी फीड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अच्छा, प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम इसमें गर्म करने के लिए जो गर्म प्रोडक्ट हमारा निकल रहा है रिएक्टर से उसी को हम उसी हीट एक्सचेंजर में ठंडा करते हैं और जो फीड जा रहा है रिएक्शन के लिए उसको गर्म कर लेते हैं। ठीक, तो सर यहाँ पे हमारा जो है आपने कहा स्वीट नेप्था मिल गया। स्वीट नेप्था, अच्छा। ये जो हमारा पीडीएस सेक्शन था जी, यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पीडीएस सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। हाँ, जो हमारा प्रोडक्ट निकला उसको एक स्टोरेज वेसल में स्टोर कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पीडीएस सेक्शन में हमारा सल्फर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, अब हमारी हाइड्रोजन बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। हाँ, तो अभी भी नहीं, अभी तो हमको सल्फर टोटली रिमूव करना है, तो इसके लिए हम एफडीएस सेक्शन में तो जाते इसका हैं। मतलब सर सल्फर हमारा पूरा रिमूव नहीं हुआ? नहीं, तो अभी इसमें जी, जो हमारा फीड हम इंटर दिए थे उसमें अप्रॉक्सीमेटली 250 वेट पीपीएम जी, या पीपीएम बोल दें जी। उतना सल्फर होता है। और जो हमारा आउटलेट होता है जी, उसमें लगभग लेस देन 3 पीपीएम के अराउंड सल्फर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट रहता है स्वीट नेप्था में। अच्छा सर, ये पीडीएस सेक्शन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट इसके बीच में सर मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। मेरी वार्ता कुछ समय पहले हुई है कुछ सरों से, तो उन्होंने बताया था कि हम हाइड्रोजन जब देते हैं डीसल्फराइजेशन कराते हैं तो उनके रिएक्टर्स में उन्होंने कहा कि मेरे पास नीमो कैटलिस्ट है, बट अभी आपने बताया कि आप जिसमें डीसल्फराइजेशन करा रहे हैं वहां कोमो कैटलिस्ट है, तो एक ही काम के लिए दो चीजें कैसे इस्तेमाल हो सकती हैं सर? इसके अलग अलग फैक्टर हैं। जैसे एक तो हम ये कह सकते हैं कि जो नीमो कैटलिस्ट होता है जी सर, जब हमारे फीड में ज़्यादा सल्फर प्रेजेंट होता है, जी, जैसे 10,000 पीपीएम, 20,000 पीपीएम, जी, तो उस कंडीशन में हम नीमो कैटलिस्ट को लगाते हैं जी, तो वो हमको आउटलेट में 50 पीपीएम 60 पीपीएम के आसपास रहने देता है। जी, और ये जो है हमारे पास कम सल्फर है, जैसे फीड में कम सल्फर है 250 पीपीएम, तो हम कोमो कैटलिस्ट ही लगा रहे हैं ताकि हमको ज़्यादा एफिशिएंट बनाए और मतलब कम
वो लाए सल्फर की क्वांटिटी को प्रोडक्ट में कम लाए। मतलब इसका हम ये कह सकते हैं कि जो कोमो कैटलिस्ट है वो बिल्कुल डीप में जहां जहां सल्फर आपका रुका हुआ होगा उस सल्फर को निकाल लेता है, और जो नीमो कैटलिस्ट है वो उतना एफिशिएंट नहीं होता है जितना कोमो कैटलिस्ट है। हाँ, अगर कम सल्फर है जी तो कोमो का यूज करेंगे ताकि हमको कम से कम आउटलेट में सल्फर मिले। जी, अगर ज्यादा है तो पहले नीमो का यूज करके फिर कोमो का यूज करेंगे। ठीक सर, ये मतलब मुझे एक डाउट था, थैंक टू यू कि आपने ये डाउट हमारा क्लियर किया। तो ठीक है, अब हम एफडीएस सेक्शन की तरफ चलते हैं। हाँ। तो सर एफडीएस सेक्शन में क्या हो रहा है? एफडीएस सेक्शन में फिर हम ये जो हमारा स्वीट नेफ्था है जी, इसको फर्दर हीट करते हैं। जी, हीट करने के बाद से फर्दर हम रिएक्टर में भेजते हैं। उस रिएक्टर में भी कोमो कैटलिस्ट ही प्रेजेंट होती है, उसमें भी कोमो कैटलिस्ट। हाँ ठीक सर, फिर वहाँ डिसल्फ्राइजेशन रिएक्शन और सेचुरेशन रिएक्शन होता है। दोनों हो गया। ठीक सर, क्योंकि हमारा पीछे वाला जो पार्ट था पीडीएस सेक्शन जी, उसमें स्ट्रिपर लगा था। जी, यहाँ H2S रिमूव करने के लिए जो आपने बताया था स्ट्रिपर लगा था। यहाँ स्ट्रिपर नहीं लगा होता है क्योंकि सल्फर बहुत माइन्यूट अमाउंट में होती है, लेस देन 3 ppm। जी, हाँ, तो ये बहुत कम सल्फर है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम एब्जॉर्बर का यूज करते हैं। एब्जॉर्बर, हाँ, फिक्स बेड एब्जॉर्बर होते हैं जी, जिसमें कैटलिस्ट होती है जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट। जी, तो जिंक ऑक्साइड क्या करता है, जो हमारा रिएक्टर से जो निकल रहा है स्ट्रीम जो निकल रही है जी, वो एब्जॉर्बर में जाती है, और वहाँ जिंक ऑक्साइड जो है वो सल्फर को अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेता है जी, तो जिंक सल्फाइड बना देता है और H2O बना देता है। H2O जी, बन जाता है। फिर जो हमारा यदि क्लोरीन प्रेजेंट था फीड में जी, तो ये जो है रिएक्टर HCl बनाया रहता है। जी, जो HCl क्या होती है, K2CO3 से रिएक्ट करके KCl में कन्वर्ट कर देता है और प्लस H2O में बना देती है। बन जाता है। फर्दर ये टोटली पार्ट रिमूव हो जाता है, जी, नील हो जाता है लगभग जी। इसके बाद से इसको हम इस स्ट्रीम को कूल करते हैं, और कूल करने के बाद से स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं। फिर इसी नेफ्था को हम फर्दर रिफार्मिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसी को हम रिफॉर्मिंग सेक्शन में ले आते हैं। ये हमारा जो है एफडीएस सेक्शन हो गया, फाइनल डिसल्फ्राइजेशन सेक्शन। इसमें जो हमारा सल्फर होता है वो टोटली रिमूव हो गया होता है, माइन्यूट अमाउंट में सल्फर बचा रहता है, माइन्यूट में रह जाता है। सर मैं ये जानना चाहूंगा, जो पीडीएस और एफडीएस मतलब रिफॉर्मिंग सेक्शन से पहले आप बस ये थोड़ा सा मेरा डाउट है कि जो आपने पीडीएस और एफडीएस सेक्शन बताए थे, इन दोनों में एक जगह स्ट्रिपर यूज हो रहा है और एक जगह हमारा जो है एब्जॉर्बर यूज हो रहा है। तो ऐसा क्यों हम यहाँ एब्जॉर्बर की जगह स्ट्रिपर लगा देते? जैसे क्या है कि पीडीएस सेक्शन में H2S की क्वांटिटी ज्यादा है जी, तो वहाँ हम स्ट्रिपर लगा करके उसे रिमूव कर दे रहे हैं जी। यदि हम एफडीएस सेक्शन में स्ट्रिपर लगाने गए तो उसकी हाइट इनफाइनाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे सल्फर बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, और उसको रिमूव करने के लिए हमें इनफाइनाइट हाइट का एक स्ट्रिपर होना चाहिए। क्योंकि एब्जॉर्बर लगाएंगे तो वो इजीली एफिशिएंट तरीके से हमें H2S को एब्जॉर्ब कर लेगा कराकर, और क्लोरीन को एब्जॉर्ब कराकर फीड को हमारा प्योर दे देगा। ओके, तो सर इसमें मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि जो हमारा HCl है वो एफडीएस में तो बना, पर जैसे आपने कहा कि एफडीएस में हमने फिर से नेफ्था में हाइड्रोजन ऐड किया और उसे फर्दर ट्रीट कराया रिएक्टर में, और हमारे HCl और H2S बना, बट वो चीज तो सर हमारी पीडीएस में भी बन रही होगी, HCl और H2S, तो उसमें HCl कहाँ गया? पीडीएस में बन रही है तो पीडीएस में क्या स्ट्रिपर है, HCl चूंकि गैस फॉर्म में रहती है, जब तक वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगी तब तक वो तो एसिड बनेगी जी। तो गैस फॉर्म में रहती है तो वो टॉप से स्ट्रिपर के टॉप से निकल जाती है। हाँ, और जो H2S है वो भी टॉप से निकल जाता है। ठीक है, और सर आपने जो एब्जॉर्बर बताया, एब्जॉर्बर में आपने क्या कैटेलिस्ट बताया था? मैंने जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया है। तो जो पोटेशियम कार्बोनेट है उससे हम एब्जॉर्ब करा रहे हैं HCl को, और जो ZNO यानी कि हमारा जिंक ऑक्साइड है उससे करा रहे हैं हम H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को। ठीक है सर, तो फर्दर हम किस रिफॉर्मिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो रिफॉर्मिंग प्रोसेस में सर क्या हो रहा है? रिफॉर्मिंग प्रोसेस में हम स्टीम को फिर जो हमारा
फीड है उसमें मिक्स करके जी। और फिर हम रिफार्मर में भेज रहे हैं और रिफार्म करके। वैसे जो हमारा फीड एफडीएस से मिला था, आपने कहा उसमें जो है बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में हमारा जो है H2S ये सल्फर रहेगा, तो उसको हमने गर्म किया पहले, गर्म करते हैं। अच्छा, गर्म किया और स्टीम से पहले हम उसको हीट करते हैं जी। उसको भी हीट करने के लिए पहले हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं। अच्छा, हीट एक्सचेंजर से गर्म करें, मुझे लगा कि स्टीम से गर्म कर रहे हैं। हीट एक्सचेंजर का यूज करके अच्छा हीट करते हैं जी। उसको फर्दर हीट करते हैं। जो हमारी रिफार्मर है, मेन रिफार्मर है जी जी, उससे जो फ्लू गैस निकल रहा है उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो उससे हीट करते हैं और फिर जब ये वेपर फॉर्म में हमारी फीड कन्वर्ट हो जाती है जी, तो इसमें हम स्टीम मिक्स करते हैं। स्टीम मिक्स करने के बाद भी फर्दर हीट करके टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। लगभग 450 डिग्री टेम्परेचर के आसपास का, मतलब डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं जी। उसके बाद हम इसे भेजते हैं प्री रिफार्मर में। 450 डिग्री सेल्सियस। हाँ सर, वैसे आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, बट मैं फिर भी जानना चाहूंगा ये 450 ही है? हाँ 450 डिग्री सेल्सियस। 450 है, ये बहुत, मतलब हम नॉर्मल सिविलियंस के लिए तो ये नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है 450 डिग्री सेल्सियस। तो प्री रिफॉर्मर में सर ठीक है, ले जाते हैं इसे। हाँ, वहाँ निकल बेस्ट कैटलिस्ट होती है और ये हमारा जो स्ट्रीम है ये वेपर फॉर्म में रहता है। अच्छा, और ये जो होता है, जो हैवियर मॉलिक्यूल होते हैं, जो हमारे नेफ्था में जो हैवियर मॉलिक्यूल होते हैं जी, उनको लाइटर पार्ट में कन्वर्ट करता है और कुछ पार्ट में हाइड्रोजन CO CO2 जी भी प्रोड्यूस करता है। ओके। और जो हमारी स्टीम होती है, स्टीम को हम एक्सेस में मिक्स किए होते हैं। स्टीम ज्यादा मिक्स की जाती है? हाँ। अच्छा, कितनी सर, कितनी ज्यादा अप्रोच? हमारी प्लांट की एफिशिएंसी अगर 60% से ऊपर है जी, तो 3:1 के रेशियो में स्टीम को मिक्स करते हैं। जो स्टीम की रेशियो है वो 3 और जो हाइड्रोकार्बन है वो 1 रेशियो में होता है। मतलब हाइड्रोकार्बन का 1 मॉलिक्यूल और स्टीम के 3 मॉलिक्यूल हाँ। के रेशियो में हम मतलब जो फीड है उसे गर्म करके हम प्री रिफॉर्मर में एंटर कराते हैं। ठीक है। वहाँ मैंने जैसे रिएक्शन बताया कि जो हैवियर मॉलिक्यूल है वो लाइटर में जी और CO2 में भी कन्वर्ट होते हैं और कुछ मात्रा में जैसे 6% के आसपास हमारा हाइड्रोजन वहीं बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है। फर्दर इसको और आगे जो फ्लू गैस निकल रही है मेन रिफार्मर से फ्लू गैस निकल रही है जी, उसी में एक्सचेंजर के थ्रू पास कराते हैं जिससे इसका टेम्परेचर 650 जी, 650 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। फिर इसे हम फर्दर मेन रिफार्मर जो ट्यूबुलर रिफार्मर है जी, तो उसमें भी निकल बेस्ड ही कैटलिस्ट है जी, उसमें इंटर कराते हैं। ओके। वहाँ जो हमारा लाइटर मॉलिक्यूल है जी, जैसे मेथेन एथेन, ये CO2 हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती हैं जी, क्योंकि हम पीछे पहले ही स्टीम की रेशियो ज़्यादा मिक्स कर दिए थे। जी सर। तो ये हमारा जो हाइड्रोजन है यहाँ पे अप्रॉक्स 60% के आसपास से 65% के आसपास जी रहती है, बाकी CO2 रहती है। सर, आपने जो रिफॉर्मर बताया उससे पहले आपने प्री रिफॉर्मर बताया, तो दोनों में हमारा सेम कैटलिस्ट है? कैटलिस्ट लेकिन निकल बेस्ड ही है। पर अभी एक वर्ड आपने यूज किया था सर कि ट्यूबुलर रिफॉर्मर है और इससे पहले हमारा प्री रिफॉर्मर है, ये दोनों सर डिफरेंस क्या है इनमें? जो हमारा प्री रिफॉर्मर है वो पैक्ड बेड टाइप का है, मतलब एक रिएक्टर है? रिएक्टर तो दोनों ही हैं। अच्छा, वो भी रिएक्टर ही हैं जी, लेकिन ये पैक्ड बेड टाइप का है जी। और वो जो रिफॉर्मर है वो ट्यूब टाइप का है, जिसमें ट्यूब्स लगी हुई हैं, कैटलिस्ट की ट्यूब्स लगी होती हैं। ठीक सर। हाँ, तो इसमें 650 डिग्री सेल्सियस, मतलब अभी तो 450 था, अब उसे फर्दर गर्म करा हमने और उसे 650 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए हैं। तो ये आपने सर बता रहे हैं रिफॉर्मर की फ्लू गैसेस, तो रिफॉर्मर में सर किसी चीज को बर्न करा रहे हैं? क्योंकि जो है हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है मेन रिफॉर्मर। प्री रिफॉर्मर में जो रिएक्शन होता है, पहले प्री रिफॉर्मर का बता देना चाहता हूँ। प्री रिफॉर्मर में जो रिएक्शन होता है जी, उसमें इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों रिएक्शन होती हैं। तो मेनली जो होता है इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही ओके होता है जी, प्री रिफॉर्मर में जी, और जो मेन रिफॉर्मर होता है उसमें इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ज़्यादातर
जो होती है और इंडोथर्मिक ही होती है। ओके। तो इसीलिए जो हमारा आगे फर्दर जाएगा हमारा फीड जो स्ट्रीम है, प्रोसेस स्ट्रीम है, जी तो वो कूल होने लगेगी। इसीलिए जो रिफॉर्मर होता है उसमें बर्नर्स लगे होते हैं, जी जो उस बॉक्स का जी चैम्बर होता है, चैम्बर का टेम्परेचर 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखते हैं। सर, ये मैं डिस्टर्ब करने से पहले माफ़ी चाहूँगा, पर आपने अभी हमारा जो टेम्परेचर था प्री रिफॉर्मर का वो 650 नहीं 450 शायद आपने बताया था। फिर उसे हमने मेन रिफॉर्मर की जो ट्यूब्स हैं उसमें एंटर कराने से पहले उसका टेम्परेचर हमने 650 डिग्री सेल्सियस कर लिया। अब आप सर कह रहे हैं कि हमारा जो एक बॉक्स जो ट्यूब्स को गर्म कर रहा है, मतलब ट्यूब है उसको एक बॉक्स में कवर कर दिया है, हाँ। और उसे जो हम गर्म कर रहे हैं वो आप बता रहे हैं 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान रहता है। हाँ, चूंकि अगर हमारा चेम्बर का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहेगा जी तो जो हीट ट्रांसफर होगा जी तो वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगा। जो ट्यूबलर रिफॉर्मर होता है उसमें रिएक्शन होता है अप्रॉक्सीमेटली 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जो स्ट्रीम है जब हम उसको इंटर कराते हैं जी तो 650 पे इंटर कराते हैं, जी और जैसे जैसे वो हमारा स्ट्रीम नीचे आता रहता है तो चूंकि बर्नर्स लगे हैं, जी हीट कर रहे हैं ट्यूब्स को, तो उसके वजह से हमारा जो स्ट्रीम की टेम्परेचर, प्रोसेस स्ट्रीम की टेम्परेचर, स्ट्रीम का टेम्परेचर है जी। वो 900 के आसपास पहुंच जाता है। सर, आपने कहा बर्नर्स, बर्नर्स। मतलब ये एक दो बर्नर से काम नहीं हो रहा है। नहीं। कितने सर बर्नर्स हैं ऐसे जो 900 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं हमें? जैसे अलग अलग रिफॉर्मर के लिए कम कैपेसिटी है तो कम बर्नर्स का यूज होगा, ज़्यादा कैपेसिटी है तो ज़्यादा ज़्यादा बर्नर्स यूज होगा। जी। जो हमारे यहाँ जो बर्नर्स लगे होते आपकी रिफाइनरी हैं, में? जी। हाँ, जिस यूनिट में मैं हूँ जी। वहाँ 108 बर्नर्स हैं। 108 बर्नर्स हैं। तो बर्नर्स में सर हम एलपीजी जला रहे हैं? नहीं, बर्नर्स में एलपीजी नहीं जला रहे हैं। जो रिफाइनरी होती है वहाँ से बहुत सारी ऑफ गैसेस निकलती हैं जी जिसमें मेनली मीथेन और एथेन होते हैं, जी उनको जला रहे हैं। और जो हमारा नेफ्था जा रहा है, जो पीडीएस से नेफ्था आ रहा है, जी उसको भी हम वेपराइज करके और उसके फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं। रिफॉर्मर फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं। सर, हम तो मतलब नॉर्मली चाय बनाना, खाना बनाना तो एलपीजी यूज करते हैं, तो रिफाइनरी एलपीजी यूज क्यों नहीं करती? उससे तो सर पॉल्यूशन भी नहीं होगा। रिफाइनरी जो एलपीजी जो हमारा रिफाइनरी है उसमें ऑफ गैस ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। ओके, मतलब एलपीजी जो है वो हमारे लिए है जो देशवासी हैं, बाकी जो ऑफ गैस है, जो कहते हैं ऑफ गैस, सिर्फ रिफाइनरी में यूज होता है या बाहर भी कहीं दिया जाता है सर? ऑफ गैस में इम्प्योरिटीज भी होती हैं, इसीलिए उसको हम बाहर नहीं भेज सकते। ओके, ठीक और है। जो कंबस्चन होता है, यदि हम ज़्यादा अमाउंट में जी एक जगह करा रहे हैं जी। वो भी इफिशिएंट तरीके से, जी तो वहाँ से हमको कम पॉल्यूशन मिलता है। जबकि हम छोटे छोटे जगहों पर करा रहे हैं, जी। क्योंकि छोटे जगहों पे हमको इफिशिएंट तरीके से करा नहीं सकते कंबस्चन। हाँ, फुल्ली तरीके से कंबशन कभी Combustion नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमको ज़्यादा पॉल्यूशन वहाँ से मिलता है। ये भी ठीक है सर। ठीक है सर, तो जो हमारा आपने बताया रिफॉर्मर के बाद, मेन रिफॉर्मर जो ट्यूबलर रिफॉर्मर है, उसके बाद आपने बताया कि 60% तक हमें हाइड्रोजन मिल जाती है, बाकी हमारा आपने CO2 और मीथेन रहता है। तो ये हमारा तीसरा सेक्शन है सर, या इस सेक्शन में कुछ और भी है? नहीं, इस सेक्शन में और कुछ तो नहीं है, रिफॉर्मर ही मेन था। मतलब ये तीसरे सेक्शन में जो हमारा रिफॉर्मिंग सेक्शन है उसमें प्री रिफॉर्मर और रिफॉर्मर है, हाँ। जहाँ पे हमें हाइड्रोजन 60% तक मिल जाती है, बाकी 40% में CO2 और मीथेन रहता है। मीथेन रहते हैं। अब इसके बाद हम किस सेक्शन पे जाएंगे सर? इसके बाद हम शिफ्ट कन्वर्जन सेक्शन, मतलब जो हमारा चौथा सेक्शन है शिफ्ट कन्वर्जन सेक्शन। सीओ कन्वर्जन सेक्शन जिसको बोलेंगे, जी वहाँ हमारा जो स्ट्रीम है जी। आगे जाती है। तो उसमें सर हम क्या कर रहे हैं? उसमें जो हमारी स्ट्रीम थी, प्रोसेस स्ट्रीम थी जी, उसको चूंकि हम बताए थे कि 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका टेम्परेचर रहता है, तो जी। उसको कूल करके हम अप्रॉक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं। जी। फिर इसे हम शिफ्ट कन्वर्टर रिएक्टर में भेजते हैं। तो उस रिएक्टर में सर एग्जैक्टली क्या रिएक्शन हो रही है, क्या हो रहा है? और रिएक्टर में जो CO है जी वो CO2 में कन्वर्ट हो रही है, जी। क्योंकि हम पीछे स्टीम एक्सेस में मिक्स किए थे, जी तो वो CO और प्लस H2O जी। रिएक्ट करके CO2 प्लस H2, यहाँ से भी हमें हाइड्रोजन मिलती है।
ये कन्वर्ट रिएक्शन हो रही है। जी जो कन्वर्टर है, CO कन्वर्टर है जी उसमें कैटलिस्ट हमारे कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जी। और क्रोमियम ऑक्साइड है। मतलब 3 कैटलिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है। और ये मतलब ये इसका मतलब सर हम ये कह सकते हैं जो CO कन्वर्जन या शिफ्ट कन्वर्टर रिएक्टर है हमारा, ये हमारा इसलिए है कि हम हाइड्रोजन को और ज्यादा बना पाए। एक तो ये भी है जी। और जो CO है हाईली टॉक्सिक है। हाँ, एटमॉस्फेयर के लिए वो हाईली टॉक्सिक है, ये में हम मानेंगे सर। तो जो भी लिविंग हैं, हाँ, जो ह्यूमन बीइंग, हाँ ह्यूमन लिविंग, हाँ उनके लिए जी। हाईली टॉक्सिक ये गैस है। तो इसीलिए हम जो है CO2 में कन्वर्ट करना ही करना है। ठीक है। और CO2 में कन्वर्ट करने से हमको हाइड्रोजन भी मिल जा रही है। हाँ, ये एफिशिएंट है रिफाइनरी के लिए कि जो हम अगर CO को कन्वर्ट करते हैं तो वो हमें CO2 तो दे ही रहा है जिससे कि उसे हम एयर में छोड़ सकें, और जो हाइड्रोजन है वो भी हमें इससे मिल रही है। तो इसमें सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, जो आपने 900 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक करा, वो किससे इतना ठंडा कर लिया आपने? उसको स्टीम बनाने में वेस्टेज बॉयलर लगाकर स्टीम बनाने में यूज कर लेते हैं। अच्छा। और जब एक कुछ टेम्परेचर आ जाता है तो और फर्दर किसी चीज को हीट करने में यूज कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि CO कन्वर्टर जो है जी। जिसमें कैटलिस्ट तो ये लगे हैं जी, मतलब वो कैटलिस्ट का टेम्परेचर हमें 200 डिग्री सेल्सियस ही रखना है, उससे ज्यादा पे वो काम नहीं करेंगे। ओके। और जो है कि CO है जी, उसको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। CO2 को जितना इजीली रिमूव कर सकते हैं उतना इजीली हम CO को रिमूव कर नहीं सकते। सर इसमें जो हमारा आपने प्रोसेस बताई है एनजीओ की, ऐसी ही एक दो प्रोसेस और हैं जिसमें हमने देखा है कि HTS और LTS नाम के 2 रिएक्टर हैं जो CO को CO2 में कन्वर्ट करते हैं। तो इस रिफाइनरी में वो रिएक्टर नहीं यूज कर रहे हैं? नहीं, इस रिफाइनरी में तो हो रहा है, दूसरी यूनिट है, हाइड्रोजन की दूसरी यूनिट है, वहाँ पे HTS और LTS का यूज हो रहा है। तो सर हमारी जो जिस यूनिट में आप हैं उस यूनिट में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि MTS से ही यहाँ पे काम चल जा रहा है, इसीलिए HTS और LTS LTS की का जरूरत नहीं हो रहा है जी। और जो ये यूनिट है छोटा यूनिट है इसलिए भी जो बड़े यूनिट होंगे जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना होगा जी, वहाँ पे HTS और LTS लगाना जरूरी हो जाएगा। और मेनली बड़े यूनिट के लिए HTS और LTS ही लगे होते हैं। तो सर HTS और LTS के विषय में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि देखिए HTS और LTS में क्या हो रहा है? HTS जो है, यदि हमारी प्रोसेस स्ट्रीम में जी, जो प्रोसेस स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो रही है जी, उसमें 30 to 35% सल्फर है। अच्छा। तो HTS क्या करता है सर उसको 30 से 32 वो जो 35 ये सर सल्फर CO है, अच्छा CO सॉरी जी, CO है जी, उसको 2 to 3% जी CO में CO2 में कन्वर्ट कर देता 2 है। to 3% आउटलेट में CO रखता है। अच्छा। बाकी जो भी है उसको CO2 में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, इसमें HTS में हमारा कैटलिस्ट होता है ब्राउन ऑक्साइड ऑफ आयरन। जी, कुछ प्रमोटर्स भी होते हैं जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये उसके प्रमोटर के रूप में कार्य करते हैं। तो LTS भी सर यूनिट में होता है, जैसे अभी जिस यूनिट में आप उसमें सिर्फ एक MTS है, तो छोटा यूनिट है इसलिए। तो बड़ी यूनिट में हमारा HTS हो गया और सबसे छोटी यूनिट जो हमारी होगी उसमें LTS होगा। MTS नहीं, जैसे 3 होते हैं सर हमारे, जैसे आपने बताया, एक HTS हो गया, MTS हो गया, LTS हो गया। तो आपकी जो यूनिट है वो एक उसमें MTS यूज हो रहा है, जो बहुत बड़ी यूनिट होगी उसमें हमारा HTS यूज हो रहा होगा। नहीं, चूंकि HTS क्या है वो 2 to 3% CO को रहने दे रहा है स्ट्रीम में। जी, प्रोसेस स्ट्रीम में रहने दे रहा है जी। तो इसीलिए जहाँ HTS लगा होता है वहाँ LTS का भी यूज करते हैं। वो मतलब उसी यूनिट में हमारा LTS भी लगा होगा। हाँ, ओके। तो LTS में सर सेम रिएक्शन होती है? LTS में भी सेम रिएक्शन होती है जी, CO2 में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा जी। ये जो प्रोसेस स्ट्रीम में जो 2 to 3% हमारी CO रह रही है जी, उसको लेस देन 0.2% के आसपास कर देता है। तो ये जो सर HTS है, LTS है, MTS है, इनकी सर फुल फॉर्म्स क्या है? ऐसा नाम क्यों रखा गया इनका? जो HTS है हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर। हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर। यहाँ टेम्परेचर 350 to 550 के आसपास रहता है। जी। जो हमारा MTS होता है जी, उसका टेम्परेचर 262 इसका जो रेंज है जी,
एक्टिव रेंज जो है जी वो 260 टू 350 के आसपास रहता है। जी और जो LTS है जी इसका जो रेंज है वो 180 टू 260 के आसपास रहता है। मतलब ये वो टेम्परेचर रेंज है जिसमें हमारा कन्वर्जन होगा। हाँ ओके, तो फर्दर हमें यहाँ से जो आपने बताया सर MTS, वापस हम जो है MTS पे आ जाते हैं जो आप हमारे यूनिट के और हैं। चूंकि मैं जो LTS होता है जी उसमें जिंक ऑक्साइड को ही कैटलिस्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। LTS में। हाँ LTS में ओके, और जो हमारा MTS है उसमें आपने बताया जिंक ऑक्साइड, कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड, ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। हाँ ओके, तीनों। तो ये तीनों से हमारा जो कन्वर्जन हुआ वो हमें CO2 और हाइड्रोजन मिला। तो जो CO है वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है सर, ये थोड़ा बहुत बचता है? माइन्यूट मतलब बहुत कम, बहुत कम जैसे बचता मैं STS LTS में बताया कि हाँ। लेस देन 2% के आसपास बचता है, जी, तो वैसे इसमें MTS में भी बहुत कम मात्रा में बचता है। बचता है। तो इसके बाद सर हम क्या करते हैं, जो हमारा आपने बताया फोर्थ सेक्शन जो है को कन्वर्जन, वो- इसमें कन्वर्ट हो गया, कुछ और भी प्रोसेस रहती है सर? नहीं, इसके बाद से हम फर्दर इसको कूल करते हैं जी और कूल करने के बाद से हम फर्दर अगले सेक्शन जो 5वां सेक्शन हमारा जी। PSA सेक्शन PSA। वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, तो सर ये जो PSA सेक्शन है जो हमारा, ये मतलब जो को कन्वर्जन है वो तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो हमारा हाइड्रोजन है, जैसे 60% हमारा रिफॉर्मर के बाद था, अब वो 60% से ज़्यादा हो गया है, तो अब उसको सर हम PSA में ले जाते हैं। तो इसमें सर अप्रोक्स कितना हाइड्रोजन हमारा इंक्रीज हुआ होगा? इसमें 70 टू 75% हाइड्रोजन होता है, बाकी CO होता है। जी और इसमें ले जाने से पहले हम कूल करते वक्त जी जो हमारी स्टीम मिक्स हुई थी जो हाँ उसको सेपरेटिंग ड्रम के थ्रू गुजारते हैं, जहाँ से हमारा स्टीम जो होता है वो कंडेंस होकर वाटर फॉर्म में निकल जाता है। ओके और जो जो हमारी PSA में जाती है स्ट्रीम जी या प्रोसेस स्ट्रीम जो है जी, उसमें मॉइस्चर नहीं रहता है। मॉइस्चर नहीं रहता। हाँ ओके, तो हम अब 5वें सेक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सर जो 5वां सेक्शन आप PSA बता रहे हैं, तो PSA क्या है एग्जैक्टली? PSA का फुल फॉर्म होता है प्रेशर स्विंग एडजॉर्बर। एडजॉर्बर। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी प्रोसेस स्ट्रीम इंटर करती है जी और 21 kg प्रेशर के आसपास पे ये इंटर करती है, जी जहाँ पे सारी इम्प्योरिटी जो हैं वो एडजॉर्ब हो जाती हैं और टॉप से जी हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। हाँ हाइड्रोजन बुलेट या जहाँ हमको उसको स्टोर करना होता है जी स्टोर कर लेते हैं। फिर जो हमारी बेड है जी वो इम्प्योरिटी को जितना एब्जॉर्ब की जी और उसको फिर हम रीजनरेट करते हैं। जी रीजनरेट करने के लिए लो प्रेशर करना होता है। तो प्रेशर स्विंग का मतलब कि एक बार प्रेशर को हाई किए जी और फिर लो किए, लोके, और ये कई स्टेप में होता है प्रेशर मतलब कंटिन्यूसली इसी स्टेप को हाई प्रेशर और लो प्रेशर करके हम हाइड्रोजन बना लेते हैं। बना लेते हैं। लो प्रेशर पे हमारा रीजनरेशन होता है जी, और हाई प्रेशर पे हमारा एडजॉर्प्शन होता है। हाई प्रेशर जो इम्प्योरिटी होती है वो हाई प्रेशर पे एडजॉर्ब हो जाती हैं जी और लो प्रेशर पे पुनः वो निकल कर जी एक ऑफ गैस की विशल होती है वहाँ स्टोर कर लिया जाता है जी, और इसी ऑफ गैस को एज ए रिफार्मर फ्यूल के रूप में यूज कर लेते हैं। मतलब जो हमारी ऑफ गैस है, जैसा कि सर ने बताया था, इम्प्योरिटीज जो है हमारी CH4 CO CO2, उसको हम एब्जॉर्ब करके एक वेसल में ले जाते हैं जिसको हम एज अ फ्यूल फ्री फॉर्मर में यूज करते हैं, और टॉप से हमारा हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन मिल जाता है। तो ये हमारा सर हाइड्रोजन यहाँ से हमारे ये 5 सेक्शन के बाद हमें हाइड्रोजन मिलता है। अच्छा और जो रीजनरेशन होता है वहाँ से जो ऑफ गैस जो बता रहा हूँ जी उसमें अप्रॉक्सीमेटली 40% के आसपास हमारा हाइड्रोजन जी जाता है। 40, अच्छा ऑफ गैस में 40% हाइड्रोजन भी चला जाता है। हाइड्रोजन चला जाता है। ओके, तो ये एक तरह से कह सकते हैं हमारे लिए लॉस है। अगर जो हम इसको और प्योरीफाई अच्छे से वो जी। करते हैं तो कम जाता है। हमारी एफिशिएंसी और प्लांट की बढ़ सकती थी। तो सर मैं इसमें सिर्फ ये जानना चाहूँगा, जो हाइड्रोजन हमारा निकला, आपने कहा कि उसे हम एक ब्लोटेन स्टोरेज में ले जाते हैं, तो मार्केट में सर हम जो हाइड्रोजन यूज मतलब मिल रही है हमें, तो वो आप किस तरीके से देते हैं? सिलेंडर्स में, पैकेट्स में, किस तरीके से हमें हाइड्रोजन मिल पाती है? क्योंकि हाइड्रोजन है तो गैस है जी, जी, सबसे लाइटर गैस है जी जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें सबसे लाइटर कंपोनेंट जो एलिमेंट है जी वो हाइड्रोजन ही है। जी,
तो उसको स्टोर करने के लिए चूँकि किसी क्लोज वेसल में वैसे की जरूरत स्टोर करेंगे। जी और एक चीज़ ये भी है कि इसको स्टोर करना इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि इसको अगर लिक्विड फॉर्म में हमको स्टोर करना हो जी तो या तो हम -253 डिग्री टेम्परेचर पे ले जाएं, जी या तो इसको 200 kg प्रेशर और -200 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएं, तब जाकर के लिक्विड फॉर्म में रहेगी। और चूँकि गैसेस फॉर्म में किसी भी फ्यूल को या किसी भी जो गैसेस हैं जी उनको स्टोर करना एफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। -200 डिग्री सेल्सियस पे अगर ले जाएंगे तो जाके वो लिक्विड फॉर्म में होगी। -200 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ 200 kg प्रेशर भी चाहिए इसको लिक्विफाई करने के लिए। इसका मतलब सर ये इक्वल टू इम्पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। जो हमारी रॉकेटरी है वहाँ पे इसका यूज हो रहा है, लिक्विड हाइड्रोजन का ही यूज हो रहा है रॉकेटरी। हम्म। ओके, तो ये तो बहुत मतलब बहुत हैवी प्रोसेस हो गई सर, क्योंकि किसी भी चीज़ को लिक्विफाई करके 200 kg प्रेशर पे रखना तो इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे प्रोसेस मतलब उतने प्रेशर में स्टोर करने में ही आपका पैसा ज़्यादा चले जाएगा, तो स्टोर करने में क्या ही एफिशिएंट रहेगा, तो इसीलिए वो रॉकेटरीज में यूज़ हो रहा है। हाँ, और जो हाइड्रोजन रिफाइनरी बनती है वो टोटली हम डिसल्फ्राइजेशन रिएक्शन और किसी विसल को प्रेशराइज करने जी और फ्यूल के रूप में यूज कर लेते हैं। उसको हम बाहर कहीं एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये ग्रे हाइड्रोजन है जी। और जो फ्यूल के रूप में यूज करते हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का। ओके, अभी कई देशों में एक्सपेरिमेंट चल रहा है और कुछ ही देश होंगे जहाँ पे इसका वो भी थोड़े जगहों पे जी यूज हो रहा है। ओके, ठीक है सर। तो ये तो हमारा हाइड्रोजन जनरेशन हो गया, और मुझे एग्जैक्टली सच बताऊं सर, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि एग्जैक्टली हाइड्रोजन हमारी बन कहाँ से रही है, वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियली है। तो इस वार्ता को सर समाप्त करने से पहले मैं बस ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप रिफाइनरी में बहुत समय से हैं, आप काम कर रहे हैं, तो और मैंने जितनों से भी वार्ता की उन्होंने बताया कि रिफाइनरीज में जो हमारी लाइफ है वो डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ टॉक्सिक गैसेस। तो आप उतने समय से रुके हुए हैं, उसके पीछे की वजह क्या है सर? क्योंकि रिफाइनरी में हम केमिकल इंजीनियरिंग से पढ़े हैं जी, तो हमें इक्विपमेंट को सीखने और जानने का बहुत ही लगाव है। इक्विपमेंट को सीखने और जानने के लिए? हाँ, इक्विपमेंट कैसे वर्क कर रहा है, इसकी कैसे हैंडलिंग होती है जी, इन सब को सीखने जी और जानने के लिए मैं इच्छुक रहता हूँ। इसीलिए सर अभी तक आप रुके हुए हैं इसमें? नहीं, तो इसी वजह से हम यहाँ रिफाइनरी में रहना चाहते हैं जी, और फर्दर आगे भी रहना चाहेंगे। तो इसमें सर आप जाते जाते अगर कुछ ऐसा मैसेज देना चाहें रिफाइनरी के लिए जो हमारे दर्शकों को आगे हेल्प करे, तो मैं जरूर चाहूँगा कि आप एक छोटा सा मैसेज डिलीवर करें। रिफाइनरी में आने के लिए या किसी भी जगह पे जाने के लिए कंटिन्यू स्टडी तो जरूरी ही है जी, इसलिए जो भी केमिकल इंजीनियरिंग का छात्र है जी, वो कंटिन्यू स्टडी करता रहे, जी, बाकी ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। यदि स्टडी नहीं करेगा तो फिर नहीं होगा। कुछ ये होना बिल्कुल सही है, कोई कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है और आपको अपना टाइम खो के स्टडी करना ही पड़ेगा अगर आपको रिफाइनरी में आना है तो। ठीक है सर, तो टूपाई लाइफ पे आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू। सभी दर्शकों को भी नमस्कार।